मेरी एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर मैं सवाल कोई दूं आपको तो यार वो ग्रुप वगैरह पे घर से उसको पढ़ के आ जाया करो, अटेम्प्ट करके आ जाया करो। हमारी अगर 1.5-2 घंटे की क्लास होगी ना, हम 2 से 3 सवाल की प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप घर से बस थोड़ी बहुत मेहनत करके आ जाए। ये रीडिंग अगर इतना दूर से ख्वार होकर आ रहे हो तो रीडिंग करें अगर हम, और टाइम लें तो वो जाया है हमारा टाइम। सही है, कोशिश आपने इस चीज की करनी है प्यारे बच्चों। समर 2018 देख लें, इसका आगे समर 2018, और ये 20 से 24 नंबर का सवाल था। पेपर 20 से 24 नंबर रिस्क का, एक सवाल आपका मैंडेटरी है कोड ऑफ एथिक्स का, 10 से 15 नंबर वहां से होते हैं। एक सवाल कॉम्प्लीमेंट्री आपका वॉल्यूम 2 से 10 से 15 मार्क्स वहां। पिछली अटेम्प्ट में 50 से 60 नंबर का पेपर प्रोसीजर से आया। तुम्हारा पिछली अटेम्प्ट का सीफए का पेपर अभी गुजरा है, उसमें 50 से 60 नंबर का पेपर कहां से आया है? प्रोसीजर से आया। कैफ में भी अब तो सवाल हो, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो कि किताब में, किसी किताब में है ही नहीं, वो किसी मेथोडोलॉजीज में नहीं है। डेलॉयट की, केपीएमजी की कई मेथोडोलॉजी में सारे प्रोसेस कवर थोड़ी होता है, जेनेरिक प्रोसेस बताया। तो वो अब सवाल कहां से, बिकॉज देखे ना मेरे ऑडिट में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहां पे होता है? प्रोसीजर परफॉर्मेंस फेस में। प्लानिंग कितना हम 4-5 दिन 8 दिन में घुमा लेते हैं यार, कंक्लूजन हम 3-4 दिन में घुमा लेते हैं। असल तो 2-2.5 महीने हम लगाते हैं किस चीज में लगाते हैं, और वही मेरी बैकबोन। तो आईकेप टेस्ट भी उसी को कर रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस को टेस्ट इस तरीके से कर रहा है कि वो पूरा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कवर कर देता है उसके अंदर। वो टेस्ट इस तरीके से कर रहा है कि वो प्रोसीजर्स में जो सवाल बना रहा होता है उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट भी होता है, उसमें फ्रॉड भी होता है, उसमें गोइंग कंसेंट भी होता है, उसमें रिलेटेड पार्टी भी होता है, उसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी होता है। तो वो डिफरेंट तरीके से चीजों को टेस्ट कर रहा है। यार समझ, तेरा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। कर दिया है मेरे दोस्त बच्चों, ये सवाल खुद ही पढ़ना है और 10 से 15 मिनट दे रहा हूं, इसको अटेम्प्ट करना है प्यारे बच्चों। बड़ा जबरदस्त सवाल है, ऑनलाइन वालों अटेम्प्ट करना है प्यारे बच्चों। आप 10 मिनट बिठा दीजिए आप, बहुत बिठा दीजिए। आसान है यार, बहुत आसान सवाल है भाई। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो 13 में हमारा सेकुलर डेट का मसला हुआ था। ये सवाल है क्या? ये बेसिकली ये एसएसजीसी, के इलेक्ट्रिक, पीएसएमएल यानी का सवाल है और कोई और सवाल नहीं है। देखें, You are the job in charge on the audit of Ghalib Petroleum Limited for the year ended 30 June 2013. Ghalib Petroleum Limited is engaged in the exploration and production of crude oil. The last year audit file contained the following information. In 2013 को ऑडिट कर रहे हैं, 2005 में the company had entered into an agreement with the government for the exploration and production of the license for the exploration was granted at a fee of rupees. इसका मतलब है मेरी बुक्स में क्या आ रहे होंगे प्यारे बच्चों? एक लाइसेंस है, क्या आ रहा होगा? एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा होगा। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा। Under a separate agreement, the company MPL, a 100% government-owned entity, had guaranteed the purchase of all crude oil to be produced by the GPL for a period of 10 years from the start of commercial production, that is 2018. It means मेरी बुक्स में क्या आ रहा होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल भी आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, एक ही कस्टमर है मेरा जिसको मैं 100% सप्लाई करता हूँ। डन हो गया। The plant and equipment was imported in 2006 at a total cost of rupees 6 billion, which includes a decommissioning provision of rupees 500 million. The cost of the plant was financed by the GPL's parent company by way of, it means मेरे पास एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड एक भाई लाइसेंस, एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन प्लांट भी तो चाहिए होगा ना वो सारा ऑयल वगैरह क्रूड करने के लिए। सही है, तो मेरे पास एक पीपी भी आ रहा होगा, और इस पीपी के अंदर इफ्रिक 1 के हिसाब से डीकमिशनिंग कॉस्ट क्या हुई होगी? कैपिटलाइज हुई। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? अच्छा। और ये जो प्लांट मैंने लिया था, ये मैंने किस तरीके से लिया था? बैंक लोन नहीं लिया था मैंने पेरेंट कंपनी से एक फॉरेन करेंसी लोन लिया था। फॉरेन करेंसी लोन किससे लिया था भाई? पेरेंट कंपनी से। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा। During the current year planning stage, you have observed the following condition. The problem of circular debts has become severe, and as a result, जो customer है आपका, as well as MPL have accumulated huge receivables and payables. मसला क्या है? कस्टमर मुझे पैसे नहीं पे करता, कस्टमर मुझे पैसे पे नहीं करता, तो मैं आगे पीएसओ को पैसे पे नहीं कर रहा हूँ। पीएसओ से ऑयल लेता हूँ तो मैं उसको आगे पैसे
नहीं तो रिसीवेबल और पेबल का इशू ठीक ठाक हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा है यार, जबरदस्त। पहला रिस्क मेरा IFRS 9 के हिसाब से कि मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या हो चुके हैं प्यारे बच्चों, इम्पैक्ट। आप पे नहीं कर सकते, आपने उतने ही रिकॉर्ड करना है, बिकॉज आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। हाँ, रिसीव नहीं हो रहा, भले ही लीगल हो, भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल हो, आपको तो प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आती है बात यहाँ पे भाई? लेकिन करते तो नहीं। कौन नहीं करता है? किसने कहा नहीं करती भाई? क्या हो गया, क्या हो गया? इम्पेयर नहीं करता, आप जाके देखें, हमने क्वालिफाई की हुई रिपोर्ट। क्वालिफाई कर रहे हैं वो तो। हाँ, तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा ना कि रिसीवेबल इम्पेयर्ड है, PSML भी पैसा पे नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, लेकिन मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। रिपोर्ट तो क्वालिफाई हो रही है, लेकिन वो तो फिर क्यों हो रही है? कंप्लायंस इसलिए हो रही है ना बिकॉज इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की भी, इसलिए हो रही है ना बिकॉज इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, तो मैंने अपनी ओपिनियन क्वालिफाई करती हूँ। IFRS के हिसाब से होनी चाहिए। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? FS may not be equal to IFRS, तो प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट ने नहीं करी। तो उनसे जाके पूछेंगे तो वो तो ये कहते हैं कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको इसको जो है वो रीपे करेगी। सॉरी, इसको हमें गवर्नमेंट रीपे करेगी या हमें ये लोन मिल जाएगा, वो हालांकि मिलने का चांस नहीं है। सालों से जो है वो खरबों का लोन जो है, खरबों का जो रिसीवेबल है वो अपनी जगह पे खड़ा हो, तो अच्छा इंपेयरमेंट होनी चाहिए दोस्त, इंपेयरमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल इंपेयरमेंट होनी चाहिए, इंपेयरमेंट होनी चाहिए। देखिए, अगर गवर्नमेंट गारंटी दे देना आपको, अगर गवर्नमेंट आपको क्या अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे करूंगा, तो मैं ये कहता हूं लॉस गिवन डिफॉल्ट तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है कि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर जाएगी, लेकिन लॉस गिवन डिफॉल्ट क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मैं उस सूरत में प्रोविजन, बट आप जो बात कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है कोई। तो याद रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बैंकों ने एसडीसी को लोन दिया, ये जो LNG का एक पाइपलाइन बिछी थी ना, LNG की एक पाइपलाइन कराची से पंजाब तक, तो भाई पोर्ट तो एक ही है ना हमारे पास कराची में, तो जितनी भी LNG होती थी वो कराची में आती थी, पंजाब में डिमांड ज्यादा थी, तो एक पाइपलाइन बहुत बड़ी बिछाई थी कराची से, और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और कतर से जो उन्होंने उस जमाने में ये LNG वगैरह इंपोर्ट करी थी। अब इसको आप सोचें, कराची से पंजाब रोड बनाना फिर भी आसान है, कराची से पंजाब रोड खोदना और उसके अंदर पाइपलाइन लगाना, और जहां उनको पता चला कि जी रोडें खुद रही हैं, तो वो उन्होंने बराबर में वो घर बना लिए और कहा कि जी कंपनसेशन भी दो और ये भी दो, बीच में दरिया भी आ रहा है। तो ये थोड़ी हो सकता है कि दरिया आ रहा है बीच में तो आपने पाइपलाइन वहां पे रोक दी और आगे से निकाल दी, बीच से पाइप गैस जाएगी कैसे फिर? सही है, तो फिर उन्होंने तो वो दरिया के अंदर भी वो पाइपलाइन, तो पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 100 अरब रुपए की फाइनेंसिंग बैंकों ने करी थी, और बैंकों ने कहा था कि भाई कल को ये डिफॉल्ट कर गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था हम गारंटी दे रहे हैं आपको। तो अगर बैंकों में उसने कहा भी होगा ना कि भाई कल को ये SSGC SNG पे डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, लेकिन लॉस गिवन डिफॉल्ट नहीं है। लॉस गिवन डिफॉल्ट क्यों नहीं है भाई? हाँ जी, लॉस गिवन डिफॉल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लॉस गिवन डिफॉल्ट इसलिए नहीं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ, अगर वो डिफॉल्ट कर भी जाएगी तो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आपको क्रेडिट रिस्क अभी है, उन जमानों में नहीं था क्रेडिट रिस्क। यहां तक बात समझ आती है भाई? तो पहला रिस्क मेरे प्यारे बच्चों किस चीज के ऊपर आ गया? रिसीवेबल्स के ऊपर आ गया। एक सेकंड, क्लियर हम सारे यहाँ पे? रिसीवेबल पे 2 रिस्क और आ सकते हैं। जब आपके रिसीवेबल इतने ज्यादा है और इतने सालों से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक और रिसीवेबल आ गया, इसके अंदर तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी शामिल हो चुका है, और दूसरा रिस्क आ चुका है यहाँ पे किस चीज का? क्लासिफिकेशन का, कि अभी आपका रिसीवेबल करंट एसेट नहीं है, ये शायद आपका नॉन करंट एसेट। ऑल्दो करंट एसेट आप क्लासिफाई कर सकते हो, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग साइकिल यही है कि मैं बिल करूंगा और इनवॉइस कितने दिन में मिल जाएगी? 30 दिन में मिल जाएगी, पैसे 30 दिन में मिल जाएंगे। बट ये भी एक ग्रे एरिया है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई रिसीवेबल को शायद क्या क्लासिफाई करना पड़े? नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करना पड़े। ये हमारे पास कुछ रिसीवेबल्स पे एक लाइन से देखें, मैं 3 रिस्क आइडेंटिफाई करूं रिसीवेबल पे। ठीक हो गया जी? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। An environmental control agency has filed alleging that at the time of abandoning one of its oil wells, GPL has failed to restore the site in accordance with the prescribed standard. The company believes that has, इसका मतलब है कि जब वो उन्होंने पूरा वो क्या कहते हैं ऑयल वेल खोदा वगैरह सब कुछ किया, जब उसको जगह को रिस्टोर करना था, तो उन्होंने कहा, रेगुलेटर ने कहा कि भाई आपने उस तरीके से नहीं करा जिस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब है एक और रिस्क मेरे पास आ गया। किस चीज के ऊपर रिस्क आ गया? कि मैनेजमेंट ने जो डीकमिशनिंग का
प्रोविजन रिकॉर्ड क्या है, वो प्रोविजन एडिक्वेट नहीं होगा। और प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, जल्दी से बताते हैं, जल्दी बताते हैं यार। एक फ्यूचर कैश आउटफ्लो, कितने पैसे लगेंगे, सही है, और ये पैसे लगेंगे कब, ये पैसे लगेंगे कब, टाइम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। और वो जब 10 साल बाद जो पैसे लगेंगे उसको मैंने आज रिकॉर्ड करना है, तो द रिस्क इसके मैनेजमेंट की ये assumption रीजनेबल नहीं होंगे। द रिस्क इज मैनेजमेंट की ये assumption रीजनेबल, और बड़ा आसान है प्रोसीजर, में पढ़ा नहीं रहा प्रोसीजर, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर कैश आउटफ्लोस आप चेक कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली वेल वगैरह अगर कोई बंद हुई है तो उसमें कितना खर्चा आया और क्या मैनेजमेंट ने वो प्रोविजन रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। टाइम में 8 साल बाद ये खर्चा आएगा, तो भाई क्या इस प्लांट की यूजफुल लाइफ 8 साल ही है? अगर प्लांट की यूजफुल लाइफ 6 साल है तो आप कैसे कह सकते हैं कि खर्चा 8 साल बाद आएगा? वो 6 साल ही जब उसकी यूजफुल लाइफ है, आपने 6 साल ही यूज करना है, तो फिर डीकमीशनिंग भी तो 6 साल बाद ही करेंगे ना 4 साल के बाद कर सकते हैं ना 8 साल बाद कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, एक और सबसे बड़ा मसला इसमें ये कि ऐसा भी हो सकता है कि वो रेगुलेटर मेरे ऊपर क्या लगा सकता है, IAS 37 के हिसाब से कोई ना कोई प्रोविजन या पेनल्टी रिकॉर्ड करवा सकता है। तो मेरा 37 के हिसाब से भी एक रिस्क है बच्चों, क्लियर हम सारे यहाँ तक? Due to law and order situation, the government has not been able to provide the infrastructure facilities as were guaranteed in the exploration। मैंने लाइसेंस खरीदा कितने का था भाई? 600 मिलियन का। और मैंने 600 मिलियन क्यों दिए थे? बिकॉज गवर्नमेंट मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं, इसका मतलब मैंने ज्यादा पैसे पे कर दिए हैं और वो सर्विसेज मुझे जल्दी जल्दी। मेरा इंटेंजिबल एसेट IAS 36 के हिसाब से क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? इम्पेयर्ड हो चुका है। क्या यहां तक बात समझ आती है? मेरा इंटेंजिबल एसेट IAS 36 के हिसाब से इम्पेयर्ड हो चुका है। और वो कह भी रहा है कि मैनेजमेंट ने प्रॉफिट बजट किया था कितने का? 200 का, लेकिन प्रॉफिट कहां खड़ा हुआ है? 100 से 120 मिनट पे खड़ा हुआ है। तो उसका मतलब है आपके प्रॉफिट्स कम हुए, तो उसका मतलब है आपके फ्यूचर कैश फ्लोज कम हुई है। तो आपका पीपी भी क्या हो सकता है? आपका एक और रिस्क आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका एक और रिस्क आ जाएगा। आपका पीपी भी इंपेयर्ड हो चुका है। किसके हिसाब से? जहां लाइसेंस टर्मिनेट हो गया, इट मींस कि आप सफिशिएंट कैश फ्लोज अपने प्लांट से जनरेट नहीं कर सकेंगे। यार यहां तक बात समझ आती है दोस्त? क्लियर हम सारे यहाँ पे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। कोई सवाल है मुझसे पूछ लें। मेजर डिक्लाइन इन सेल्स एंड फ्रॉड। मेजर डिक्लाइन इन, अभी फ्रॉड पड़ा नहीं है ना, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सर ये पूछ रहा था कि जो इम्पेयरमेंट पीपी ही है और उसकी है इंटेंजिबल की, उसमें हम सेल वाला रीजन भी डाल सकते हैं ना कि अगर आपका एक ही कस्टमर है उससे आपके रिसीवर कम हो रहे हैं तो आपका रिसीवर कम थोड़ी हो रहा है, रिसीवर बढ़ रहा है। सॉरी बढ़ रहे हैं, यानी आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो उसकी आपकी इम्पेयरमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल, रिसीवर को तो इम्पेयर कर दिया ना मैंने। नहीं उसकी इंटेंजिबल उसकी आप रीजन क्या देंगे? आप रीजन कहेंगे इन दो का मैं रिस्क आइडेंटिफाई क्यों कर रहा हूँ, रिस्क फैक्टर क्या? सुन लीजिएगा, फोर्थ और फिफ्थ का मैं आपको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। फोर्थ का रिस्क फैक्टर ये कि मैंने प्रॉफिट बजट कितना किया बताऊं? 200 मिनट आया कितने पे? 120। क्या मतलब है इसका? मेरे प्रॉफिट कम हुए। क्यों कम हुए? मेरे रेवेन्यूज शायद कम हुए होंगे। जब रेवेन्यूज कम हुए तो इट मींस मेरे कैश फ्लोज, जब कैश इनफ्लोज कम हुए तो उसका मतलब है कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या हो चुका है? वो प्लांट एंड मशीनरी सफिशिएंट कैश फ्लोज जनरेट कर ही नहीं पा रहा। पहला रिस्क। दूसरा रिस्क मैं एक और फैक्टर कहूंगा कि जो इंटेंजिबल एसेट देते हुए मुझसे वादे किए गए थे वो पूरे, जब इसका मतलब मैंने ज्यादा पैसे पे कर दिए। जब मैंने ज्यादा पैसे पे कर दिए तो इसका मतलब है मेरा इंटेंजिबल एसेट भी क्या हो गया है। ये बात समझ आती है सबके भाई? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? मैं आ रहा हूँ ना, सब पे आ रहा हूँ दोस्त, सब पे आ रहा हूँ। आपने क्या लिया था? लोन लिया था। क्यों लिया था? ये तो आपका नॉन मॉनेटरी एसेट है, इसको तो रीवैल्यू नहीं करना, इसको तो ट्रांसलेट नहीं करना। लोन आपकी मॉनेटरी लायबिलिटी है। एक और रिस्क आ गया प्यारे बच्चों। कौन सा रिस्क आ गया? IAS 21 के हिसाब से कि आपने इस फॉरेन करेंसी लोन को जल्दी जल्दी रीट्रांसलेट नहीं किया होगा या रीवैल्यू नहीं किया होगा। क्या याद? लेकिन ये फॉरेन करेंसी लोन ऑब्टेन किससे किया है? पेरेंट कौन है आपकी? तो एक और रिस्क है कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया होगा प्यारे बच्चों। के यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा आप? अब मैंने याद है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास बड़े आराम से, अब आप समझ रहे इस सवाल में क्या था? सुनिएगा, इस सवाल में भी पीपी का रिस्क था, पिछले सवाल में भी था।
इस सवाल में भी इंटेंजिबल का रिस्क था। पिछले सवाल में इंटेंजिबल का रिस्क ये था कि रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज, यहाँ पे इंटेंजिबल की इंपेयरमेंट का रिस्क है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे 2-3 रिस्क एडिशनल है। डीकमीशनिंग प्रोविजन कभी नहीं था पिछले साल, आपको समझ ना, उसके पास पूछने के 10,000 तरीके हैं आपके पास, वो किसी भी चीज के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते। पिछले सवालों में रिलेटेड पार्टी, अच्छा पिछले सवालों में भी IS-21 था, सिर्फ फैक्टर चेंज कर दिया आपको, तो पिछले सवाल में भी IS-21 था, इस सवाल में भी IS-21 था, चेंज किया था प्यारे बच्चों। इस साल पेबल पे आ गया, बस जबरदस्त। और प्लस फॉरेन करेंसी लोन लिया किससे? पेरेंट आपकी कौन होती है? तो मेरे पास एक और रिस्क आ गया, मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं दिया होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं बड़े आराम से 7 से 8 रिस्क आइडेंटिफाई। वर्किंग कैपिटल इश्यूज की वजह से हम वही कंसर्न बात नहीं कर सकते कि एक ही कस्टमर है और आप चाहें इन सब के बाद तो आप एक रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसका रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गोइंग कंसर्न का रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एक चीज सवाल में बड़ी क्लियर है, मैनेजमेंट प्रॉफिट में है अभी, तो वो लिखी लाइन इसलिए गई है ताकि हम गोइंग कंसर्न करें। अभी हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए हम रिस्क के सवाल सारे नहीं करेंगे। जब हम गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे फिर वापस से रिस्क का सवाल भी करेंगे, और फिर जब हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो वापस से सारे सवाल हम करेंगे। और अब रिस्क और प्रोसीजर्स दोनों को आपस में मर्ज कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि मैं आपसे परचेज करूंगी, गवर्नमेंट ने गारंटी ये नहीं दी है कि मैं आपको पे करूंगी। फर्क है ना दोनों चीजों में। गवर्नमेंट ने गारंटी आपको दी है कि मैं आपसे परचेज करूंगी, गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस कंपनी ने गारंटी दी है आपको जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, उस कंपनी ने गारंटी दी है कि मैं आपसे परचेज करूंगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सेपरेट लेटर में आपको गारंटी नहीं दी है। देखिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही SSGC को लोन दिया था, सुनिएगा, तो वो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, ये भी गवर्नमेंट। लेकिन अलग से एक लेटर था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को गारंटी दी थी कि अगर ये डिफॉल्ट करेंगे तो मैं आपको पे करूंगा। तो ये गारंटी का एक डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्लियर हम सारे यहाँ तक? 6 पे रिस्क बड़ा सिंपल है यार, मैंने लोन आज से 10 साल पहले लिया हुआ है और अगले 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है, तो जब मुझे उसको फॉरेन करेंसी लोन है तो मुझे उसको रीवैल्यू तो करना पड़ेगा ना IS-21 के हिसाब से। मेरी एक मॉनेटरी लायबिलिटी है तो मुझे उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। पिछले साल लोन आउटस्टैंडिंग $100 था तो 150 रुपए, 1500 रुपए पे करने थे, 15,000 पे करने थे, सही है। और अब यही भी अभी भी $100 पे लोन आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 15,000 पे नहीं करने पड़ेंगे, अब 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, बिकॉज आपका ट्रांसलेट, आपका रेट किस पे चला गया है? रिस्क मैनेजमेंट ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया होगा। बच्चों क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो हमने कोई रिस्क के 3 से 4 सवाल अब तक कर चुके हैं। आंसर का स्ट्रक्चर, ड्राफ्टिंग, सब कुछ हमारी एग्जैक्टली सेम है। बस सोचना क्या है आपने कि इसके ऊपर कौन सा IFRS अप्लाई हो सकता है, वो IFRS कहता क्या है, वही मेरा रिस्क है, वही मेरा प्रोसीजर है। बस अगर ये टेक्निक समझ आ जाएगी तो मैं इतनी तैयारी कर सकता हूँ कि ICAP कहीं से भी आ जाए मेरे पास, मैं बड़ा आराम से चीजों को लेकर कर सकता हूँ। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारा जो अगला टारगेट होगा, वो अगला टारगेट हमारा है गोइंग कंसर्न और ऑडिट प्रोसीजर। फिर हम वापस से रिस्क के सवाल को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। बच्चों डन हो गया यहाँ पे? क्लियर है? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? आखिर सवाल में लिखा हुआ नहीं है, अगर सवाल में लिखा हुआ नहीं तो इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जी सवाल पूछना सर। इतने सालों से अगर इस तरीके की एंटिटीज की अगर वो क्वालिफायर रिपोर्ट जारी है तो इन्वेस्टर किस तरह रिलायंस करता है? वो बाहर नहीं जाता, खत्म नहीं करता। तो शेयर आप शेयर्स बेच दो, आपको क्यों मस्ती है उस कंपनी के शेयर्स खरीदने की? जब वो क्वालिफाइड हो रही तो आप, पैसा तो आपका है ना, आपका डिसीजन है यार। कोई क्लोज एंड फंड थोड़ी है भाई कि बस एक बार पैसा लगा दिया तो अब उसी से आप वापस पैसे लोगे यार। आपके पास क्या कहते हैं, आप शेयर्स मार्केट में बेच दो, स्टॉक एक्सचेंज में, क्यों नहीं बेच रहे? अगर मैं कंपनी के शेयर्स लेके बैठा हुआ हूँ और हमेशा ओपिनियन उसकी क्वालिफाई हो रही है तो कंपनी का मसला थोड़ी है ना, ऑडिटर का मसला है यार, आपका मसला है ना। आपके शेयर्स खरीद के बैठे हुए उस कंपनी के। अभी तक अगर स्टील मिल फ्लैट्स अगर लिस्टेड होती तो अभी तक कोई स्टील मिल के शेयर्स अगर लेके बैठा हो तो बेवकूफी होगा ना जो स्टील मिल के शेयर्स लेके बैठा हुआ है। बट हमारी दुनिया अजीब चलती है ना, वो हैस्कॉल कहाँ 200-250 से ₹2 पे आ गया और लिखा हुआ आ रहा है बैंक करप्ट हो गया है, और उसके बाद हमारी आवाम हैस्कॉल के शेयर्स खरीद रही है कि ₹2, और ₹2 के शेयर को 8-10 रुपए में लेके भी चले गए और कमा भी लिया। आप समझ रहे? तो ये तो फिर पीछे चल रही होती है ना चीजें दोस्त। क्लियर है भाई सारे यहाँ तक? डन हो गया प्यारे बच्चों? चले जी, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गोइंग कंसर्न और पूछे की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया।